हम पढ़ रहे थे पर्यावरण संरक्षण, और पर्यावरण संरक्षण में वायु प्रदूषण हम पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे वायु प्रदूषण कैसे रोका जाए। वायु प्रदूषण संरक्षण के उपाय। वायु प्रदूषण संरक्षण की हम बात करें तो इसमें पहला है पेड़ पौधे। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के लिए हितैषी हैं। ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और CO2 को ले लेते हैं। हमें सड़क किनारे हैं, रेलवे लाइंस के किनारे हैं, बहुत सारी जगह जहाँ पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, उद्योग धंधे हैं, इंडस्ट्रीज एरिया हैं, उनके पास ये हमें लगानी चाहिए, जिससे जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है या कार्बनिक गैसें निकल रही है, उन गैसों का हम ऑब्जर्वेशन कर सकें और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। पेड़ पौधों के बाद हम लोग उद्योग धंधों की बात करें। औद्योगिक इकाइयों की, औद्योगिक इकाइयों में तीन चार चीजें आती हैं। पहली चीज आती है मशीन, दूसरी आती है चिमनी, और तीसरी आती है तकनीकी, एक होती है दूरी। ये सारी चीजें औद्योगिक इकाइयों में आएंगी कि हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो भी पर्यावरण फ्रेंडली होने चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल होने चाहिए। इसमें मशीन कैसी हो ये भी देखना होगा कि अच्छी मशीन अच्छी क्वालिटी की होगी, और अच्छी क्वालिटी के होने के कारण उसमें बहुत ज्यादा हम अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हम अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, हमारी जितनी भी सिस्टम्स हैं, उनको अच्छी तरह से डेवलप ये मशीन कर देगी, और जो निकलने वाला उत्सर्जन धुआं है वो बहुत कम मात्रा में होगा। चिमनी की हाइट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चिमनी की हाइट बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होगी तो ये वातावरण में नीचे के स्तर पर कहीं ना कहीं धुआं नहीं होगा, और जो आम जनजीवन है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तकनीकी की यदि हम बात करें तो टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, लागत कम आएगी, लागत कम आएगी तो उत्पादन होगा ज्यादा, और ज्यादा अच्छा उत्पादन होगा तो हर कोई इसे आसानी से अपना लेगा। तकनीकी सस्ती होनी चाहिए, तकनीकी बहुत आसानी से मिलनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, जिससे उद्योगों का डेवलपमेंट होगा और कहीं ना कहीं हमारे उद्योग प्रदूषण रहित हो जाएंगे। एक डिस्टेंस भी बहुत मैटर करती है। आम जीवन जहाँ रह रहा है वहां से उद्योगों की दूरी उचित मात्रा में होनी चाहिए। हम ये जानते हैं कि उद्योग धंधे बहुत ज्यादा दूर नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी उचित मात्रा में दूरी होनी चाहिए, जिससे फायदा ये होगा कि हम हमारे उद्योग धंधों से बहुत दूरी ना रखकर उचित मात्रा में यदि दूरी रहेगी तो जो पॉल्यूशन है वो आसानी से हम कंट्रोल कर पाएंगे। इसके बाद देखें पेट्रोलियम पदार्थों का विकल्प। पेट्रोलियम पदार्थों का विकल्प ये बहुत जरूरी है। अगर हम देखें तो पेट्रोलियम पदार्थ ऐसी चीजें हैं जिनको जलने से धुआं निकले ही निकलेगा, इसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे केरोसिन हो, जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं इनके जलने पर, किसी भी साधन में यूज होने पर इनसे निकलने वाला धुआं पर्यावरण प्रदूषण करता ही करता है। ऐसी स्थिति में यदि हम देखें तो आने वाले टाइम में हमारे लिए इसका विकल्प ढूंढना होगा, चाहे वो वाष्प ऊर्जा हो, चाहे वो पवन ऊर्जा हो, चाहे वो सोलर ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हमें लेनी ही लेनी होगी। क्योंकि आज वर्तमान में ज्यादातर ऊर्जा हमें जो मिल रही है वो पेट्रोलियम पदार्थों से मिल रही है। बिजली भी हम ताप या विद्युत परियोजनाओं से लेते हैं, कुछ ना कुछ जला कर लेते हैं। यदि हम कुछ जलाएंगे तो उससे निकलने वाला धुआं हमारे पर्यावरण को क्या कर देगा, दूषित कर देगा। ऐसी स्थिति में पेट्रोलियम पदार्थों का हमें विकल्प खोजना बहुत जरूरी है।
हमें सोलर ऊर्जा के बहुत सारे सिस्टम पे डिपेंड होना पड़ेगा। सोलर ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी काम में आ सकती है। पवन ऊर्जा जैसे राजस्थान में दोनों ही बहुत अच्छी मिल सकती है, आपको पवन ऊर्जा मिल सकती है, सोलर ऊर्जा मिल सकती है। राजस्थान के बहुत सारे हिस्से इसके लिए अवेलेबल हैं, बहुत सारे हिस्से इसके अनुकूल भी हैं। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 3 उपाय तो हमने यहाँ देख लिए। पहला है पेड़ पौधे। पेड़ पौधों से हमें क्या लाभ होगा कि पर्यावरण प्रदूषण में जो CO2 है सबसे अहम रोल अदा कर रही है, उसको ये ऑब्जॉर्व कर लेंगे। औद्योगिक इकाइयों में हमें क्या क्या करना चाहिए, मशीन बहुत अच्छी लगानी चाहिए जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम हो। चिमनियां ऐसी होनी चाहिए जो हाइट पे हो बहुत अच्छी, ताकि नीचे के वातावरण में प्रदूषण ना आए, ऊपर के ऊपर ही चला जाए, आम जनता को तकलीफ ना हो। तकनीकी की यदि हम बात करें, तकनीकी अच्छी होगी तो भी प्रदूषण क्या होगा, कम। और मानव से दूरी भी कैसी होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। पेट्रोलियम का विकल्प ढूंढना होगा और पेट्रोलियम सीमित मात्रा में भी है, क्योंकि एक समय के बाद ये नष्ट हो जाएगा, उसके बाद भी भविष्य के विकल्प हमें देखने ही होंगे। इसके बाद अगर इसमें देखें तो वायु प्रदूषण में अगला बिंदु है धुआं रहित घरेलू चूल्हा। ये चूल्हा धुआं रहित होना चाहिए। गांव में हम देखते हैं लकड़ी का चूल्हा है, बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ जनरेट करता है, कार्बनिक गैसेस जनरेट करता है, और ये प्रदूषण का क्या है, प्रमुख कारण। तो हमें मीथेन गैस का इस्तेमाल होना चाहिए जिसमें वो गैस सिलेंडर में आती है, और ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होंगी। इलेक्ट्रिकल चूल्हे हैं वो लाने होंगे, सोलर पैनल से चलने वाले चूल्हे होंगे, वो सब चीजें हमें करनी होंगी जो कहीं ना कहीं क्या है, गैस उत्सर्जन को क्या कर दे, बिल्कुल कम कर दे, जिससे हमारे पर्यावरण संरक्षण को क्या पहुंचे, बहुत अच्छा फायदा पहुंचे। इसके बाद इसमें देखते हैं अंतरराष्ट्रीय नियमों की पालना। अंतरराष्ट्रीय नियमों की पालना हम देखते हैं अभी चल रहा है BS6। ये भी एक प्रकार से बहुत अच्छी चीज है कि हम अंतरराष्ट्रीय धरातल पर जो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को हम लोग अपना लें, ताकि ये नियम हमारे समाज में बहुत ज्यादा आसानी से बदलाव लाएंगे। ऐसे व्हीकल्स जो आउटडेटेड हो चुके हैं, ऐसी गाड़ियां जो बिल्कुल चलने योग्य नहीं है, बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रही हैं, उनको हम क्या कर दें, बाहर कर दें। इससे फायदा क्या होगा, यदि नियमों का क्या हो, कठोरता से पालन, तो भी प्रदूषण मिट सकता है। कठोरता से पालन हो, सबके चालान कटें, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए, तो भी अंतरराष्ट्रीय नियमों की पालना आसानी से हो सकती है और बहुत अच्छे आसानी से हम लोग प्रदूषण को रोक सकते हैं। इसमें आने वाला अगला जो एक और बचा है वो है उद्योग धंधों की कैटेगरी श्रेणी तय करना। वर्तमान में भारत में उद्योग धंधों की श्रेणी तय नहीं है। यदि हम ये कर दें, प्रत्येक उद्योग की कैटेगरी तय कर दें कि कौन से उद्योग पर्यावरण फ्रेंडली हैं, कौन से पर्यावरण के दुश्मन हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसको 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, पर्यावरण के सहायक उद्योग, पर्यावरण विरोधी और पर्यावरण के दुश्मन। इस वाले को हमारी जो बस्तियां हैं, हमारा जो निवास है, उससे बहुत ज्यादा दूर लगाया जा सकता है। ये वाले निवास से कुछ दूरी पर लगाए जा सकते हैं और ये साथ साथ लगाए जा सकते हैं, निवास के साथ साथ
लगाए जा सकते हैं। तो ये कैटेगराइज हमें करना ही होगा। सहायक उद्योग, ऐसे उद्योग जो बिल्कुल ना के बराबर प्रदूषण फैलाते हैं या नहीं फैलाते, उनको हम लोग हमारे जीवन में शामिल कर सकते हैं। हम जहाँ रहते हैं उन कॉलोनियों में लगा सकते हैं, आसपास के जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। विरोधी उद्योग कुछ मात्रा में अगर पोल्यूशन फैला रहे हैं तो इन्हें यहाँ लगाया जा सकता है कुछ दूरी पर, लेकिन ऐसे जो भयंकर प्रदूषण फैलाते हैं इनको बहुत ज्यादा दूर हमें स्थापित करना होगा ताकि वो हमारे जीवन को प्रदूषित ना कर पाए। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण में है शिक्षा। शिक्षा बहुत जरूरी है, पर्यावरण की शिक्षा। और जागरूकता, और इसमें अंत में है सजा का प्रावधान। वो भी कैसा हो, कठोर। इसमें देखें पर्यावरण की शिक्षा भी होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को पर्यावरण के बारे में नॉलेज ही नहीं है, पर्यावरण के बारे में जागरूकता ही नहीं है कि किस प्रकार से क्या होना चाहिए और क्या नहीं, इसलिए वो पर्यावरण संरक्षण को मानते नहीं है। पर्यावरण को जीवन का हिस्सा बनाया जाए, उसकी इंपॉर्टेंस बताई जाए और पर्यावरण किस प्रकार से हमारे जीवन में सहयोगी हो सकता है ये उन्हें बहुत अच्छे से समझाया जाए। अगर ये जागरूकता उनमें आ जाएगी, उनमें वो प्रेम की भावना आ जाएगी पर्यावरण के प्रति, तो वो पर्यावरण को बहुत आसानी से सपोर्ट करने लग जाएंगे। शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है। पर्यावरण के बारे में यदि शिक्षा आ गई तो वे अपने आप ही स्वतः ही पर्यावरण को बचाना शुरू कर देंगे। जैसे विश्नोई संप्रदाय, खिजड़िया आंदोलन, अमृता देवी हमने पढ़ा था, इस प्रकार की जागरूकता सब में शिक्षा के माध्यम से आ जाएगी। सजा का प्रावधान, भय भी प्रीत हो ही नहीं, भय के बिना प्रीत नहीं होती है। जब तक सजा का प्रावधान नहीं होगा, कठोर सजा का प्रावधान नहीं होगा, लोग बाग नहीं सुधरने वाले और उन परिस्थितियों को नहीं सुधारेंगे जिससे हमारे समाज में पर्यावरण संरक्षण आ सके। कठोर नियम होने चाहिए ताकि एक बार अगर कोई उल्लंघन करे तो उसके सजा का बहुत अच्छा प्रावधान हो जाए ताकि पर्यावरण संरक्षण हो जाए। ये सारे उपाय हैं वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। वायु प्रदूषण के बाद हम देखते हैं जल प्रदूषण। सेकंड है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण की यदि हम बात करें तो हम जानते हैं जल जीवन है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो जल बहुत मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध है, लेकिन वो महासागरों में स्थित है जो पीने योग्य नहीं है। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है पीने योग्य पानी की, पीने योग्य पानी की। और इस समस्या को लेकर हमने बहुत बार देखा है, दो देश आमने सामने भी आ रहे हैं। जैसे दजला फ्रात नदी को लेकर संग्राम चल रहा है, गंगा नदी के पानी को लेकर विवाद है, ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर विवाद है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद किन दो देशों के मध्य है? एक तो कौन सा है, भारत, और दूसरा कौन सा है, चीन। ऐसे ही अपन सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी समझौता 1960 में भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ था और सिंधु नदी जल विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ऐसे ही हम और नदियों की भी बात करें तो नदियों के विवाद राज्यों के मध्य भी हैं, राज्य से जिलों के मध्य भी हैं और देशों के मध्य भी है। ऐसे में देखा जाए तो पीने योग्य पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। पीने योग्य पानी की समस्या आने वाले समय में और बढ़ेगी। कारण क्या है कि पहले हमारे यहाँ कृषि योग्य भूमि ज्यादा थी, लेकिन प्रॉब्लम थी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें नहीं थी। ऐसे में पानी का दोहन होता था कम और कम मात्रा में
हम जमीन से पानी निकाल पाते थे, लेकिन आजकल ऑटोमेटिक मशीनें आ गई जो पूरे पानी को बाहर निकाल देती हैं। ऐसे में अथाह पानी के इस्तेमाल के कारण हम कहीं न कहीं जल की समस्या का सामना कर रहे हैं। हमें इसके लिए अवेयर होना चाहिए। जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण इसमें पहला कारण तो है सीवर। भारत में सीवर लाइनें नदी जल से जोड़ दी जाती हैं, बहते हुए पानी में डाल दी जाती हैं, शुद्ध पानी में डाल दी जाती है, जोड़ दी जाती हैं। ये भारत में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। एनटीए नेट में ये हर बार सवाल आता है, पूछा जाता है भारत में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वो क्या है, सीवर है। और सीवर के माध्यम से हमारे जल की जो प्रदूषण की मात्रा है वो सबसे ज्यादा हो रही है। भारत में जल प्रदूषण का कारण क्या है, सीवर। इसमें दूसरा कारण है उद्योग धंधे। उद्योगों से निकलने वाले केमिकल हमारे देश के शुद्ध पेयजल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस नुकसान की भरपाई हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीने योग्य पानी सीमित मात्रा में है। प्राकृतिक असंतुलन के कारण वैसे ही बारिश कम हो रही है। आने वाले समय में ऐसा बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना हमें करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, रासायनिक खेती, ये सारी चीजें। अम्ल वर्षा को भी अगर हम देखें तो अम्ल वर्षा भी हमारे जो सिस्टम है पेयजल को उसको बिगाड़ रही है, और ज्यादा अम्लता शरीर के लिए सही चीज नहीं है। फिर रासायनिक कृषि, हम लोग कृषि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए डीएपी, फास्फोरस, नाइट्रेट, बहुत सारी कैल्शियम वगैरह बहुत सारी चीजें खेती में डालते हैं, और ये रासायनिक पदार्थ इतने खतरनाक होते हैं कि ये भूमि की उर्वरकता सीमित समय के लिए बढ़ाते हैं, नेचुरली नहीं बढ़ाते। लेकिन ये रसायन पानी के माध्यम से बहकर हमारे जल स्रोतों में जा रहे हैं, और वो पीने योग्य पानी को अशुद्ध कर रहे हैं। इसके बाद इसमें मात्रा आ रही है फ्लोराइड, जो हमारे हड्डियों से संबंधित रोगों को बढ़ावा देती है। तो ये भी एक बड़ी समस्या आ गई कि हमारे यहाँ फ्लोराइड की मात्रा भी क्या है, बहुत ज्यादा जल को क्या कर देती है, प्रदूषित कर देती है। फ्लोराइड लगभग हर जल में पाया जाता है, चाहे वो शुद्ध हो। बहुत ज्यादा शुद्ध जल में तो फ्लोराइड हटा दिया जाता है, लेकिन सामान्य जल की बात करें तो फ्लोराइड की मात्रा सब जगह है। जैसे जयपुर सांगानेर में ये पीने योग्य है ही नहीं, टीडीएस बहुत ज्यादा आ रहा है, जिसे हम फ्लोराइड की मात्रा कहते हैं। और ये फ्लोराइड की मात्रा आने का प्रमुख कारण है जल स्रोत बहुत ज्यादा नीचे जाना, जल का स्तर बहुत ज्यादा नीचे जाना। इसमें हम आगे देख सकते हैं कि हमारे नलकूप बहुत ज्यादा दोहन के कारण जल स्तर जा चुका है बहुत ज्यादा नीचे। इसमें कार्बनिक पदार्थों का आना शुरू हो गया है। हम जानते हैं पृथ्वी में बहुत प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं, और ये धातुएं जल के साथ बाहर निकल रही हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये भी जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। तो जल प्रदूषण के प्रमुख कारणों में हमने पढ़ा, इसमें सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है, सीवर। सीवर लाइन हमारे जल स्रोतों में जोड़ दी जाती हैं और हमारे पीने योग्य पानी को शुद्ध कर रही हैं। इसको सबसे बड़ा भाग गंगा नदी में भी जुड़ा हुआ है। अभी तो मोदी जी की गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया है, और अभी तो गंगा का जल स्तर सुधरा है, कुछ तो लॉकडाउन की वजह से और कुछ प्रयासों की वजह से सुधरा है। उद्योग धंधों के बारे में हमने पढ़ लिया कि उद्योग धंधों से निकलने वाले केमिकल युक्त जल सीधे जल स्रोतों में जोड़ दिए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा भी हमारे लिए बहुत घातक है, और ये अम्लीय वर्षा जब पानी में मिलती है तो पानी का स्तर अम्लीय हो जाता है। रासायनिक कृषि, हमारे यहाँ केमिकलों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ये केमिकल हमारे जल स्रोतों में जाते हैं बहकर,
और फिर हमारे जल स्रोतों का स्तर रासायनिक पदार्थों जैसा हो जाता है। फ्लोराइड की मात्रा जो भी एक समस्या का बड़ा कारण है, जल स्तर नीचे घटने के कारण फ्लोराइड और बहुत सारे धातुएं ट्यूबवेल के नलकूप के माध्यम से हमारे शरीर में जा रही है, जिस वजह से बीमारियों का कारण या शिकार हम बन रहे हैं।